मामला बढ़ा। जय जय जी सवाल किया सवाल नहीं तो ती एक काम कर महाराज भाई नहीं सुनने थी शाम महाराज भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, तो आज बातें राजनीति की नहीं होगी। आज पार्टी हम बात करें ऐसे शख्स से जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो सीमांचल किशनगंज है, फेमस है, जिन्होंने हमारे सीमांचल किशनगंज को एक ओहदा दिया है, 4 चांद लगाया है। आज उनसे बात करेंगे उनकी पर्सनली शायरी के बारे में, उनकी पर्सनली के बारे में, राजनीति उनकी रुझान के बारे में कि किस पार्टी से वो अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, या जब पार्टी से हट करके उन्होंने हमेशा अपने इलाके की दर्द को अपने शायरी के जरिए सरकार के कानून तक पहुंचाने का काम किया है, जदयू बीजेपी का हड़िया फटाने का काम किया है। तो उनसे बात करेंगे, थोड़ी नोकझोंक तीखी बात भी होगी, थोड़ी मोहब्बत भरी भी बातें होगी, उनकी ज़बानी के राज भी जानेंगे कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। आप उनसे हम लोग 2-4 टिप्स लेके, हम लोग भी नौजवान हैं। तो हम बात कर रहे हैं सीमांचल किशनगंज के शायर, मशहूर व मारूफ शायर तबरेज़ हाशमी साहब से। सबसे पहले तबरेज़ हाशमी साहब, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम नाजरीन को, आपके चैनल के जितने भी लोग हैं, आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस लाइव में जुड़ेंगे ज़रूर। और मेराज अनीस साहब की आईडी बहुत फेमस आईडी है किशनगंज की बस्तियों में ख़ास तौर पर, और राजनीति पर काफ़ी ये अपना मतलब जो है प्रतिक्रिया देते हैं। काफ़ी लोगों को मतलब छेड़ते भी हैं तो छोड़ते भी नहीं हैं, कुछ भी मतलब इनके लिए कह सकते हैं। और समाजी मसाइल पर इनकी ख़ास नज़र रहती है। तो आज अचानक से मिले हैं युवा संगठन के ऑफिस में, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, आपकी आईडी में मैं लाइव आने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। वजह यह है कि ये बिल्कुल हर तरह के सवालात करेंगे और शायद मैं सही जवाब दे पाऊँ, ये भी दुआ कीजिएगा आप लोग। तो तबरेज़ साहब, सबसे पहला मेरा सवाल संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूँगा कि आपकी शायरी की जो ये सफ़र है जी, इसका आगाज़ आपने किस तरह से किया, और इतने कम उम्र में, हालांकि आपका उम्र 30 या 32 के आसपास ही है, 32 साल की उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल करना, सीमांचल किशनगंज और देश विदेश में अपना नाम का झंडा लहराना बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं हैं कि ये आपका सफ़र का आगाज़ कैसे शुरू हुआ और कहाँ तक, कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल। जैसे हम दारुल बहादुरगंज में पढ़ते थे जब 2097-98 में, तो उस वक्त हम नात वगैरह पढ़ते थे, आवाज़ अच्छी थी, तिलावत वगैरह बहुत ज़बरदस्त करते थे। और 2002 से शायरी का आगाज़ किया हमने। फिर लिखने पढ़ने का शौक़ शुरू से ही था, तो फिर बैगना से मेरी अच्छी निस्बत रही। जहांगीर आलम नायाब बहादुरगंज के एक शायर हैं, उनसे भी मेरी अच्छी ताल्लुकात रही। धीरे धीरे फिर मैं जब पढ़ना शुरू किया तो फिर शायरी करना मेरी मतलब मजबूरी भी थी और शौक़ भी था, क्योंकि जब हम नात वगैरह पढ़ते थे तो किसी दूसरे का पढ़ते थे। फिर मैं सोचा कि क्यों ना अपना लिखूं, तो फिर मैं उस पर मेहनत किया और शायरी करना शुरू किया, और शायरी करते करते यहाँ तक आया हूँ। अच्छा तबरेज़ साहब, आपने हमेशा अपने शायरी के माध्यम से बड़े बड़े स्टेजों में, देश विदेश, हिंदुस्तान के कोने कोने में, या हमारे देश की सीमांचल किशनगंज की दर्द को बयां की है। जोर से दर्द की जो बयां की है हमारी सीमांचल किशनगंज की, देश की हालातों पर हमेशा आपने, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, उनसे आपने अपनी शायरी के माध्यम से हमेशा सवाल ही दागे हैं। तो क्या आपके शायरी के माध्यम से जो भी आप लोग, आपने यहाँ के दर्द को, यहाँ के मसला मसाइल को उठाया है,
तो उनका असर हमारे मसले मसाइल में पड़े हैं? देखिए, हमने शायरी करना सिर्फ ये नहीं है जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप लबो रुखसार की बात करें, जुल्फ की बात करें, महबूबा की बात करें। शायरी मतलब इधर जो दौर आया 2014 के बाद, पहले भी हम शायरी करते थे, मतलब समाजियात पर हम खास तौर पर नज़र रखते, क्योंकि समाज से जुड़े हुए आदमी हैं, पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे, लोगों के मसाइल को देखते थे, तो फिर जहन उधर जाता था कि इन चीज़ों पर शायरी होनी चाहिए। जैसे आपने मेरी सीमांचल वाली नज़्म सुनी होगी आपने, तो उस नज़्म में सीमांचल की जितनी मतलब खस्ता हाली है या जितनी भी परेशानियां हैं, उस पर मैंने गिनाने की कोशिश की है और समाज के लोगों को भी जगाया है और सियासी लोगों को, लीडरों को भी आईना दिखाने का काम किया। प्रशासनिक तौर पर भी लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये लड़का सही कह रहा है। तो वो सीमांचल वाली नज़्म हमने जो कही थी, इससे साबित होता है कि समाज पर हमारी कितनी गहरी नज़र रही है। अच्छा तबरेज़ साहब, जैसे कि आपको तो और सियासत को जहाँ तक आईना दिखाने का ये है, तो जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त भी हम आईना दिखाते थे, और मोदी हुकूमत जब आई उस वक्त ज़्यादा दिखाया। तबरेज़ साहब, जैसे कि हिंदुस्तान के या दीगर देशों के लीडर्स, खास के आपसे सबका अच्छा कनेक्शन रहा है। लगभग हमारे किशनगंज सीमांचल में जो भी प्रोग्राम होते हैं, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ही बड़े बड़े शायरों को, शायरा को बुलाया जाता है, क्योंकि आपका एक अप्रोच, कनेक्शन, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। हाँ, इधर से हम है थोड़ा जी। सा तो आपको शायरी करते करते, खास करके हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, हम लोगों ने देखा कि बादलों के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मतलब सॉरी कांग्रेस के जो विधायक हैं, क्योंकि आप जिस वक्त से शायरी करते आ रहे हैं उस वक्त से वो सत्ता पक्ष में थे, अभी विपक्ष में है, तो उनके साथ आपको काफ़ी देखा गया है। हालांकि लोगों का कहना भी है, ये इल्ज़ाम समझ लीजिए या सवाल समझ लीजिए, कि आपने तौसीफ साहब को हमेशा सपोर्ट किया, समर्थन किया। तो फिर आप इस बार जो आप देखने को मिल रहा है कि आप उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने आप को प्रत्याशी घोषित करना चाहते हैं, तो सुनने में आया है कि करना नहीं चाहता हूँ, प्रत्याशी घोषित कर चुका हूँ और चुनाव लड़ूंगा मैं जदयू से। अगर ये सीट जदयू के हिस्से में आएगी तो जाहिर है कि मुझे टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं पूरी उम्मीद के साथ। मैं चुका हूँ, इसलिए बोला तबरेज़ साहब कि शुरुआत में आपकी स्पीड बहुत अच्छी रही, यूँ समझ लीजिए बुलेट के माफिक रही, लेकिन अभी हम देखते हैं सुपर स्प्लेंडर के माफिक आप बैठ गए, नहीं देख रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया में हम जहाँ भी जाते थे तो सोशल मीडिया में हम तस्वीर डालते थे जी। जैसे आज हम गए नटवा पर आपसे मिले जी, तो दूसरे दिन विधायक जी वहाँ जाते थे जी, है ना, तीसरे दिन फिर कोई और साहब जाते थे। तो मैं जो अपना जो खेमा तैयार किया, अपना जो फौज तैयार किया, और मैं जो अपनी जमीन तैयार किया, उस पर मैं नहीं चाहता था कि मैं जंग के मैदान में जब उतरूं तो मेरे उन लोगों को लोग तोड़ने की कोशिश करें। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं 2-4 जगह देखा कि मैं जब फेसबुक में पोस्ट करता था, दूसरे दिन साहब वहाँ पहुँच जाते थे, चचा हमारे पहुँच करके बोलते थे कि तबरेज़ बाबू बहुत छोटो छे, उनको कहा है आप लोग ये कीजिएगा, हम ही तो है सब कुछ। यानी कि आप इस वजह से मैं सोचा कि मेरा साहब, मैंने कहा कि अब मैं अपना, मेरे जो लोग हैं मैं उनको क्यों पेश करूं, जब जंग के मैदान में उतरूंगा, चुनाव में उतरूंगा तो दिखा दूंगा कि मेरी कितनी ताकत है। तो आप यानी घुमा के कहना चाह रहे हैं कि आपके जो चचा जान है, मैं फील्ड में हूँ और मैं पूरी तरह से लोगों से रोज आपके जो चाचा हैं वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मोदी जी कांग्रेस के नेताओं को अपने तरफ खींच रहे हैं। हाँ। आपके चाचा आपको फॉलो करते हुए आपके लोगों को अपने तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि वो जब हम भी झांसा देके निकल रहे हैं, यानी दबे पाँव आप अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे तबरेज़ साहब प्रत्याशी जो आप घोषित कर ही दिए हैं, तो सुनने में जहाँ तक खबर मिल रही है कि आप जदयू बीजेपी नहीं, जदयू से है। नहीं जी, बीजेपी क्यों नहीं, जब जदयू बीजेपी के साथ है। पार्टी का, हर पार्टी का विचारधारा अलग होता है, विचारधारा अलग अलग है, हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। भारतीय जनता पार्टी का अलग है, आरजेडी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, जेडीयू का अलग तो है। जदयू बीजेपी एक साथ है ना, दोनों का विचारधारा एक रहने से आप और हम अगर एक साथ रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम लोग दोनों मतलब देखिए वो गठबंधन की बात हो रही है। आप जदयू को अगर जीत जाते हैं, जदयू का हाथ मजबूत करते हैं, तो कहना कहीं आप बीजेपी और मोदी जी को, आपकी बात सारी बात समझता हूँ मैं, बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड के बारे में आपको बता देता हूँ, मैं इस पार्टी को क्यों पसंद किया और इस पार्टी को क्यों पसंद करता हूँ और क्यों इससे चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सीए, एनआरसी, एनपीआर आपने देखा ना, पूरा हिंदुस्तान देखा, पूरी दुनिया देखी, लड़ी भी इसके खिलाफ, मैं भी था जी। आज भी मैं उसके खिलाफ एहतजाज करने को तैयार हूँ। अगर नीतीश कुमार ये बयान नहीं देते
कि मैं NPR 2010 के तर्ज पर होगा और NRC बिहार में लागू होने नहीं दूंगा। मैं तो पूरे ये कहीं बिहार में लिखित- कोई ऐसा जिला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने लिखित नहीं नहीं, दिया है। नीतीश ये कुमार जी ने प्रस्ताव जो दिया कहा गया है प्रस्ताव कि दिया NRC है। लागू नहीं होगा, तो आप- उस सवाल का जवाब ये निकलता है कि जब तक हम मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक यहाँ की जनता हमको मुख्यमंत्री बना के रखेगी, हाँ। तभी तक NRC लागू नहीं देखिए, इस पर होगा। कल आप प्रस्ताव- मुख्यमंत्री नहीं रहे तो लग गया तो NPR पर प्रस्ताव लिया गया है। जी। NPR 2010 के तर्ज पर होगा और NRC बिहार में लागू होने नहीं दूंगा। एक मुख्यमंत्री का बयान है, इसको आप कम में मत हाकिए। तो मैं और ये नीतीश प्रस्ताव कुमार जी भी पर लिया गया। कैसे विश्वास कर लूं जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जो आदमी पलटी मार सकता है बात बात में, वो NRC के पक्ष में हजार गलत दोस्त से अच्छा एक दुश्मन जी। जो सीधे आपसे बात करे, है ना। हाँ। भ्रष्टाचारी आम थी, है ना। मतलब दबाव की राजनीति नीतीश कुमार साहब नहीं कर सकते। नीतीश कुमार हर जाति हर मज़ाहिब के लोगों को लेकर के चलने की सलाहियत रखते हैं। वहाँ सिर्फ यादवों की तरक्की नहीं चाहते थे वो, कि हम जो बोलेंगे वही होगा। 2000 यादवों की बहाली हुई, 2000 जब दारोगा की बहाली हुई तो उसमें 1600 यादवों की बहाली हुई, 3 मुसलमान थे उसमें। आप बात तबरेज समझ साहब, मैं आपको बात करना तो क्षमा चाहूंगा। दिलकश रेजा मुख्तार जी ने आपके समर्थन में कमेंट किया है कि बहादुरगंज विधानसभा से तबरेज हाशमी जी को जदयू से टिकट मिल गया तो 1000% जीत पक्की है। ये हम सबका समर्थन है। जाहिर है हम लोग की तैयारी है और दिलकश बाबू देखते हैं सारी चीज़ों को, और हमारे जितने भी साथी हैं अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और इसमें सालिम खान जी कमेंट किए हैं कि प्लीज मुस्लिम भाई टुगेदर MIM पार्टी बिहार जिंदाबाद को जिताओ। जिस मजलिस की बात करते हैं ये लोग जिस तरह से नीतीश कुमार जी को बदनाम करते हैं, जी। तो KCR को क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? KCR भी तो समर्थन किया था, जिनके साथ कौन आया शेर आया शेर आया, ये जो कह रहे हैं, तो इन लोगों से कहिए, मजलिस वालों से, कि बिरयानी वाली पार्टी हैदराबाद की है, वहां भी उनकी इतनी नहीं चलती है। अरे अगर उनकी औकात है तो KCR का साथ छोड़े ना, क्यों उनके साथ है? जैसे हमने इस लाइव और सुनिए, नीतीश कुमार को मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी को मैं इसलिए पसंद करता हूँ और JDU को इसलिए पसंद करता हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। CA NRC NPR मतलब CA कानून बना, उसके बाद हमारे मुस्लिम लीडर, उस पार्टी के जो लीडर थे, पूरी बिहार की नज़र थी इस पर कि नीतीश कुमार, या पूरी दुनिया की नज़र थी कि अगर नीतीश कुमार वोट नहीं देगा तो ये कानून पास नहीं होगा। नीतीश कुमार ने वहाँ गलती किया वोट दे करके, उनकी पार्टी के लोग गलत किए। जब गलत कर लिए तो उसके बाद जो मुस्लिम कायद, ये गलत जानबूझ कर किया, जो भी किया गलत जानबूझ करके किया या अनजाने में किया। लेकिन जब हमारे लीडर, जो हम लोग जिता करके जिनको भेजे थे, पूरे बिहार के मुसलमानों की नज़र इन दोनों लीडरों पर थी। जो हमारे मुस्लिम 2 विधायक थे यहाँ से, किशनगंज से, मास्टर मुजाहिद साहब और नौशाद साहब, ये लोग क्या किए, ये लोग जाकर के मुस्लिम रहनुमाओं को इकट्ठा किया, MLC को, खालिद अनवर, गुलाम गौस, गुलाम रसूल बलियावी, इन तमाम लोगों को मास्टर मुजाहिद और नौशाद साहब ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हजरत मौलाना वली रहमानी अमीर शरीयत से मिले और अमीर शरीयत को लेकर के नीतीश कुमार पर दबाव बनाया कि अगर आप इससे अगर पीछे नहीं हटते हैं तो हम लोग आपका साथ छोड़ देंगे। फिर भी तबरेज साहब, तो आपके जवाबों में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होती है। बताइए। अभी भी नीतीश कुमार जी घेराव में ही है। जिस नीतीश कुमार जी के बारे में कहा गया था कि इनके पेट में दांत है, इन्होंने हमेशा बिहार की जनता के साथ छलावा किया। कैसे किया? बताइए। महागठबंधन के नाम पर, RJD कांग्रेस के नाम पर ये वोट लेके जीते, मुख्यमंत्री भी बने। या जब आप बोले कि ये किसी के दबाव में नहीं थे, तो ये बिना दबाव के ये महागठबंधन का साथ छोड़ करके बीजेपी से क्यों हाथ मिलाए? जाहिर है वहाँ ऊपर में कोई बात रही होगी। क्या बात रही? मैं इतनी बड़ी राजनीति पर तो नहीं जाना चाहता और मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्यों गए। पूरी बिहार के लोगों ने देखा, ये गलत किया या सही किया ये नीतीश कुमार जानते हैं। आपको तरक्की से मतलब है, बिहार तरक्की नहीं हुआ है। आप इस बार क्षेत्र में सोशल मीडिया या गूगल में करके देख लीजिए कि बिहार में इस बार कितने पुलें ध्वस्त हो गई। आपका बहादुरगंज विधानसभा में देखें, फिलहाल 1 करोड़ समथिंग का पुल था जो ढह गया साहब। अरे उसमें अगर आप कमीशन खोरी करेंगे, विधायक अगर कमीशन खोरी करेगा तो उसमें ठेका तो अफसरशाही तो नीतीश कुमार के राज में बढ़ा हुआ है। उसमें सिर्फ विधायक जी को कहा दोष देते हैं, आपका इंजीनियर कहाँ गया? इस पर अगर तबरेज हाशमी विधायक बनेगा तो जरूर लगाम लगाएगा। हाँ, ये बात, इस बात से हम मान सकते हैं। भ्रष्टाचारी खत्म करूंगा। आप ही के एक चाहने वाले इंजमामुल हसन साहब ने 2 लाइन लिखी है, मैं चाहूंगा कि उसका जवाब आप उसी लाइन पर दें। कुछ हसरतें अधूरी ही रह जाए तो अच्छा है, पूरी हो जाने पर दिल कहीं ठहर सा जाता है।
सही कह रहे हो, शुक्रिया, सही कह रहे तो हो। हम चाहेंगे कि 2 मिसरे आपकी तरफ से हो नहीं, जाए। मैं 2 मिसरा क्या कहूँगा, मैं बताऊंगा, शेर सुनाऊंगा बाद में। अभी जी। और कुछ सवाल कर लीजिए आप। ये सवाल है, इनमें मेरे 2 सर, सवाल साहब हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अशफाक आलम साहब कह रहे हैं कि मैं तबरेज साहब से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को वोट देना और बीजेपी को वोट देने का क्या फर्क है? मैंने पहले ही कहा कि हर पार्टी का विचारधारा अलग है। और देखिए, फर्क की बात बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने नहीं देखा मेरे भाई, क्या इंजमाम साहब है ना, इंजमाम साहब, आप नहीं देखे कि नीतीश कुमार पर जब आपके मुस्लिम रहनुमा जीत करके गए, कहीं पर भी अगर आपके लोग होंगे, कहीं पर आप मीटिंग करते हो या पंचायती करते हो, तो पंचायती में अगर एक तरफा सब लोग रहेंगे तो आपकी बात नहीं रहेगी। वहाँ 2-4 लोग होते हैं अगर बोलने वाले, तो आपकी बात रखी जाती है, और आपकी बात सलीके से रखी जाती है, आपकी मानी भी जाती है। जब हम लोग अगर मुस्लिम लोग अगर उनको जिता करके नहीं भेजेंगे अपने लोगों को, तो वहाँ हमारी बात नहीं रहेगी। मास्टर मुजाहिद साहब, तो जब आप फिर मुस्लिम वाला बात बोलते तो उस हिसाब से एमआईएम पार्टी तो उनका आइडियोलॉजी सही है। किसका? एमआईएम नहीं, मुस्लिम कायदीन की जरूरत है अभी नीतीश कुमार की पार्टी में। अच्छा, एमआईएम, देखिए एमआईएम तो एकदम बिल्कुल धर्म की राजनीति करते हैं ना, सीधे मुसलमान करते हैं ना। नीतीश कुमार तो मुसलमान नहीं है ना। तो आप ही के पार्टी के तर्ज पर काम करिए। धर्म की राजनीति आपकी भी पार्टी कर रही है। धर्म की राजनीति आप जब आप इंटरव्यू वो में सिर्फ आप मुसलमान इंटरव्यू और में मस्जिद। खुद बोले हैं कि यादव, कहीं ना कहीं आप भी धर्म देखिए, को हर लेकर पार्टी, मैं कहता हूँ नीतीश कुमार यादवों को लेकर चलते हैं, हर जात हर मजहब के लोगों को लेकर के चलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको अपना दुश्मन मत मानिए। तो उस हिसाब से राजद आप नीतीश कुमार को दुश्मन मान रहे नहीं, हैं। हम नीतीश दुश्मन कुमार नहीं। ने क्या क्या किया आपको मैं बता रहा हूँ। मुसलमान लीडर की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीडर होना चाहिए उस पार्टी में। मुजाहिद साहब थे, नौशाद साहब थे, तो एनपीआर पर अपने मुस्लिम लीडरों को ले जाकर के दबाव बनाया और उस पर उनको बैकफुट पे आना पड़ा। आया कि नहीं आया? केसीआर को बैकफुट पे ला करके दिखाया, वैसे दिखाए ना। अब नहीं कर सकेगा मेरे भाई। मैं तो मानू में मुझे 20 लड़का फोन किया कि तबरेज भाई आंदोलन करेंगे हम लोग सीए एनआरसी एनपीआर पर, आपको आना है, आपको इमरान भाई को भी लाना है। लेकिन वहां पर करने नहीं दिया गया। बिरयानी वाले बाबू वहां पर नहीं गए बच्चों से मिलने के लिए। वहां पर कोई आंदोलन नहीं हुआ हैदराबाद के अंदर में, लेकिन बिहार में हर कोने में, हर जिला में, हर कस्बा में सीएनआरसी एनपीआर का विरोध हुआ और बिहार में नंगा नाच होने नहीं दिया। जिस तरह से देखिए तबरेज साहब, आपने जो जवाब दिया उस जवाब में एक सवाल उत्पन्न हो गया। ठीक करिए आप सवाल। आपने कहा कि मुस्लिम नेता की जरूरत है जदयू में, तो इसका मतलब जो हिंदू नेता हैं वो यानी कि अपने धर्म के लिए, अपने पक्ष के लिए ज्यादा सोचते हैं। हर आदमी जाहिर है सोचेगा ही। तो उस हिसाब से आप अपने अगर भाई राजद को ले लीजिए मेरे बाहर, भाई के लिए नहीं, मेरी बात हाँ। बताइए। आप डॉक्टर अनीस साहब के बेटे हैं, हाँ। आप लोग 3 भाई हैं, मिसाल के तौर पर 3 भाई या 4 भाई हैं। जी। आप अपने भाई को अपनी चीज देंगे या मुझे देंगे? जब आपकी लीडरशिप होगी ना, फैमिली जिस पार्टी और फैमिली और राजनीति, वो भी एक फैमिली है। तो उस राजनीति हिसाब से जो हर आदमी को अपना हक लेना तो चाहिए। उस हिसाब से बड़ी बड़ी पार्टी में जो लांछन लगता है कि परिवारवाद, कांग्रेस हुआ, राजद हुआ, या फिर नीतीश कुमार बीजेपी की जो में- पार्टी है। नीतीश कुमार की पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, उनका बेटा भी नहीं है राजनीति में। आपको मैं बताऊं, अगर वो चाहते तो एमएलसी बना करके कोई भी मिनिस्ट्री दे सकते थे। नीतीश कुमार जी का जब बेटा नहीं, तो उस हिसाब से मोदी और योगी भी अपने जगह में सही है, उनका भी कोई परिवार नहीं है, वारिस नहीं है। देखिए, योगी और मोदी जी का बात, बड़ी बात मत कीजिए। मोदी और योगी, सुनिए, मोदी और योगी की जब आप बात करते हैं जी। उनका नाम क्यों लेते हैं? मेरे पास नाम लेते हैं तो हंसी आती है। सुनिए मेरी बात, योगी जी बहुत बड़े बाबा है ना, और योगी जी उत्तर प्रदेश किस तरह से चलाते हैं उससे आप बिहार का तुलना कीजिएगा। हाँ? आप नीतीश कुमार से तुलना, बहुत महान है मेरे भाई। बिहार को किस आधार पर आप बहुत ऊंचे स्तर में मान रहे हैं? देखिए, विकास देख लीजिए। कौन सा विकास? क्या देख लीजिए? स्कूल देख लीजिए, असातिज़ा सड़कें बेईमानी और करता है तो ये जिम्मेदार कौन है इसका? सड़क के और पुल ही विकास है। हाँ? स्कूल नहीं है आपके यहाँ? स्कूल तो है। ऐसे नहीं एजुकेशन। इस लॉकडाउन में हर चीज खुल गया, आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद क्यों है? पूरे हिंदुस्तान में बंद है। क्यों है? क्यों बंद? ये जो सरकार है, जदयू बीजेपी की सरकार या बीजेपी की सरकार, जहाँ भी गठबंधन जिस पार्टी शिक्षा को बर्बाद किया जाए, विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद किया जाए। एजुकेशन के बारे में भाई आपका मॉल खुला हुआ है, हिंदुस्तान फिल्म के सिटी अंदर खुल में- गया, आपका हिंदुस्तान सीरियल के टीवी अंदर में दिख रहा है, आपका आईपीएल हो रहा है। चलो आईपीएल अदर कंट्री में हो रहा है, मान लेते हैं,
टीवी में जितने प्रोग्राम आते हैं। दर्शक है, अभी तो आईपीएल देख रहे थे आप, 81 दर्शक। हाँ, कितने दर्शक थे वहाँ पे? अब तो मेरी खिलाड़ियों के अलावा, मेरी औकात है नहीं कि मैं वहाँ जाके खिलाड़ियों के अलावा और वहाँ के मैनेजमेंट के अलावा कोई नहीं रहता वहाँ पर। आप सुन लीजिए क्यों, कैसे रहे? लॉकडाउन में आपके के पास पैसे नहीं? ऑनलाइन क्लासेस दिए जाते हैं। अब ये बात है कि नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए, मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी को ये होना चाहिए कि गांव देहात में हर आदमी के पास इस तरह का मोबाइल नहीं है। या तो आप उस परिवार को एक मोबाइल उपलब्ध करा दो जब तक लॉकडाउन है, बच्चों के तालीम के लिए, वो बच्चा ताकि मतलब ऑनलाइन क्लासेस कर सके। इस तरह से आपको 60% बच्चे ऐसे होंगे जिनके घरों में मोबाइल नहीं है। मान लेते हैं कि शिक्षा पर आपकी यहाँ पर कमी आई, मान लेते हैं कि एजुकेशन के मामले में नीतीश अच्छा कुमार बहुत आला है। मान लेते हैं, एक पल के लिए झूठ का मान लेते हैं। कहाँ झूठ मानिए? नहीं, झूठे का मानेंगे। ये सच है, मैंने जो बात सच्ची बात है मैंने कहा चलिए कि 60% परिवार के पास मोबाइल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस कितना, ऑनलाइन क्लासेस कितना सफल है विफल है, मैं उसके लिए एक छात्र को लाया भी हूँ। अच्छा। वो इस चीज में डिफेंस भी करेंगे। लेकिन मेरी दूसरी सवाल, शिक्षा पर मान लिए, स्वास्थ्य के मामले में आप टॉप हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपका अगर मैं नाम बता दूं, ऑक्सीजन के बिना तरस तरस के छटपटाते हुए वीडियो देख लीजिएगा, खबर से मान जाएगा। हमारे साथी लड्डू सरकार बैगना से राब्ता कीजिएगा, आप अच्छे पत्रकार हैं, उनके पास सारा डाटा होता है, देख लीजिएगा। स्वास्थ्य आपका बहादुर का उप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, कोचाधामन चले जाइए, आप सदर हॉस्पिटल चले जाइए। लायंस क्लब बेटर है क्योंकि वहाँ थोड़ा प्राइवेट टाइप का है। आपका सदर में क्या खस्ता, आपकी मुलाकात हमारी सदर अस्पताल में हुई थी। मैं देख रहा हूँ, मैं भी कमियों को देख रहा हूँ जी। लेकिन ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं पर भी किसी का अगर कोई दुर्घटना हो जाता हो तो उसको बढ़ावा दिया जाता है, ज्यादातर सोशल मीडिया के जरिए से खास तौर पर बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन पहले के बनिस्बत 15 साल आप आरजेडी का देख लीजिए, 15 साल आप जेडीयू का देखिए। फिर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मोदी जी के बारे में तारे बोल रहे कि 60 साल में बात नहीं कर रहा हूँ, 15 साल अपना, आप अपना 15 साल की बात रखता हूँ। अगर आपको बीजेपी के बारे में सवाल करना है तो उनके प्रवक्ता भाई, आप उनसे गठबंधन है, अलायंस है, मैं उनकी बात नहीं तो मैं आप ही से आप करूंगा। मुझसे जनता दल यूनाइटेड के बारे में पूछिए, मैं अभी सदस्यता भी नहीं लिया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं जो शायर हूँ, जो सच बात है वो मैं बताऊंगा। नहीं तबरेज साहब, ये तो खैर नोक झोंक वाली सवाल, जिसने सच को कहा सच, गलत को गलत, बात तबरेज। एक चीज तो हम भी मानते हैं, हमारे मैं दर्शक सच बोलूंगा। हाँ, अगर ऑक्सीजन की कमी है, तबरेज हाशमी जीत के जाएगा इंशाल्लाह, उसमें बढ़ावा मिलेगा हमारे बहादुरगंज को, खासतौर पर किशनगंज को बढ़ावा मिलेगा। किशनगंज से अच्छा, आप अपने विधायक को देख लीजिए, कभी स्वास्थ्य पर कभी बात किया, कभी एजुकेशन पर बात किया? वो खुद ही एजुकेशन से बहुत दूर है ना। आप बोलते हैं कि बहादुर बोलते हैं, कभी शेर। बहादुर का तो नाम आप ही दिए थे साहब। बहादुर इसलिए कहा था कि हौसला दे रहा था कि बहादुर हो जाए, काम करे। अब हौसला दिया, अब बहादुर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो कहते हैं कि भाई अब आपसे नहीं होगा, आप आराम कीजिए चचा, हम लोगों को खिदमत करने दीजिए आवाम की, और हम लोग जाके बोलेंगे। क्या वजह है कि 16 साल से विधायक तौसीफ साहब जीत रहे हैं ना? कुछ तो खूबी रही होगी उनके अंदर। खूबी नहीं, आखिर क्या खूबी? ये ट्रिक होगा, खूबी तो नहीं मानते हम। सारा ट्रिक मैं जानता हूँ, इस बार इसलिए मैं जीतने की दावा कर रहा हूँ कि मेरी जीत, यानी कि चाचा को इस बार भतीजा हरा देगा। यानी कि आपका कहने का इशारा यह है कि शेर तो बहुत देख लिए, एक बार शायर को भी मौका देके देखिए। शेर बहुत देख लिए, शायर। अच्छा, एक साथी हैं राहिल आलम साहब, वो शायद निसंद्रा से बिलोंग करते हैं। उनका सवाल है कि निसंद्रा से चमेली चौक प्रधानमंत्री वाले सड़क कटिंग गिनती कर नहीं पाओगे? भाई, आप अपने बहादुर विधायक से पूछिए, वो कई बार दौरा किया, हमारी टीम गई थी वहां पर। ये हमारे और अबू इंतखाब दानिश जो बैगना के हैं, युवा संगठन की पूरी टीम जाकर के उनको उजागर करने का काम किया था। और निशंद्रा और क्या बोलते हैं, टंग कटिंग थे, तमाम चीजों को दिखाने का काम किया था। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर मैं जीत करके गया असेंबली के अंदर में तो सबसे पहले वही सड़क बनाऊंगा। निशंद्रा बहुत मतलब एजुकेशन का गहवारा कहा जाता है, काफ़ी असातिज़ा है वहाँ पर, बहुत सारे टीचर्स हैं जो लोग मतलब बहुत टूट चुके थे कि यार मैं यहाँ कैसे रहूँगा, तो वो लोग आकर के बहादुरगंज बस गए, अपने मादरी ज़मीन को छोड़ करके लोग आकर के मतलब। तबरेज साहब, जिस तरह से आप वादा दे रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे पूर्व में जो भी नेता पहली बार दूसरी बार चुनाव में जब आते हैं तो इस तरह के वादे देते हैं। से जीत रहा था नहीं, वो नहीं, कोई भी नेता आता है तो इसी तरह से वादे देते हैं। क्या गारंटी है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें सफल? शायर हूँ, समाज को बहुत गहराई से देखता हूँ अनीस साहब, मेरा गनीश साहब, मैं काम करूँगा।
मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत कमा लिया पैसा, मुंह से जबान की हाँ, बोली ये है से। कि ये बात मैंने सही पैसा है बहुत कमा लिया, मैंने बहुत कुछ कर कि- दिया। आज मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जहां भी जो कुछ कोई दुर्घटना होता है या कहीं भी जरूरतमंद लोग आते हैं, हम लोग वहाँ मदद करते हैं, हम पहुँचते हाँ, हैं। ये बात तो तबरे साहब है कि अगर पार्टी को साइड किया जाए तो आपने हमेशा सीमांचल किशनगंज हिंदुस्तान के लिए जो किया है अपने इलाके के लिए आवाज उठाई। हाँ, जो भी आपने किया है, जो नाम दिया है, आज हम लोग भी फख्र से कहते हैं कि ये जो शायर सीमांचल जो है तबरेज हाशमी साहब हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही विधानसभा से, कहीं ना कहीं हमें फख्र महसूस होती अच्छा, है। मेरा जनी और हम लोग दुआ भी करते हैं। 1000 गूंगों से बेहतर है एक बोलने वाला। जी जी अगर आपका जितने भी मामलात हुए, जी, जितने भी मामलात हुए, आपका विधायक असेंबली में खड़ा होकर के 15 तभी तो उनका फोटो देखने एक को- बार भी नहीं बोला। फोटो तो छोड़िए, फोटो खींच के भेजवा देता है। हाँ। सोशल मीडिया इंतखाब ने इतना मजबूर कर दिया कि सोशल मीडिया में फोटो डालना शुरू कर दिए वो। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि असेंबली में अगर शायद चचा बोलते तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं आन पड़ती। चचा हमारे बोले नहीं, तो आज मेरी ज़रूरत आन पड़ी है। और बहादुरगंज वालों को चाहिए कि अच्छे लोगों का इंतखाब करें। अगर मुझसे बेहतर कोई है तो उनको जिताइए। और आप पिछले 15 साल की राजनीति में आप लोग देखिए बहादुरगंज के नौजवानों कि जिसको आपने 34,000 वोट दिया, क्या वो कभी आपका तौसीफ के खिलाफ बोलने का काम किया 5 साल से? आज चुनाव का ज़माना आया तो पार्टी बदल दिए, बैनर चेंज कर दिया, फिर आपके बीच आ गए कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। हराने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है। सलाहियत अगर है किसी में तो नौजवानों में है, और उस नौजवान में मैं एक आदमी हूँ जिसको आप लोगों ने आगे लाया। आपका इशारा जिस तरफ है तबरेज साहब, मैं भी घुमा के ही सवाल करूंगा, नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल पूछिए। आप अगर आपको जदयू टिकट देती है तो जाहिर सी बात है पूरे दमखम के साथ लड़िएगा, तो आपके विपक्ष में सिर्फ तौसीफ साहब ही नहीं रहेंगे, आपके विपक्ष में एक एमआईएम पार्टी के एक कदावर नेता जरूर रहेंगे। अब किनको पार्टी टिकट देती है हमको नहीं पता, तो आपके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही कश्मकश। चुनाव जंग के मैदान में उतरिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों से मुकाबला करना पड़ेगा। हम करेंगे इंशाल्लाह, उसके लिए सक्षम नहीं, क्योंकि आपकी जो पार्टी है जदयू, उसको आपको दोनों हाथ में तलवार की जरूरत होगी। तलवार की नहीं, मोहब्बत की पड़ेगी। मेरा कैसा वही था। तबरेज हाशमी मोहब्बत से लोगों से मिलेगा और मोहब्बत बड़ी अंदाज में वोट मांगेगा। और इंशाअल्लाह ताला देखिए, हमारे यहाँ के लोग जो है ना बड़े जज्बाती लोग हैं हाँ। और बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इस बार जो अपना नुमाइंदा चुनेंगे, अगर तबरेज हाशमी आ गया चुनाव के मैदान में, तो इस सब का जो है ना जमानत जब्त करा देगी आवाम। एक साथी है सरफराज इखलास साहब, उनका सवाल है, सवाल भी ढूंढना है। क्या तबरेज साहब इतना भी नादान हैं कि छाप हम किराया, किचन हम पर गिरे, गंदा तो हम ही कोई, यानी वो उल्टा लिखे हैं। उनका कहना आपका वही जदयू बीजेपी के हिसाब। एमआईएम का आदमी होगा, लिखना तो नहीं है, जानता होगा, पता है आपको। आज चलिए आगे बढ़िए। वो गालियाँ लिख सकता है बढ़िया, बाकी कोई चीज़ें ठीक है। एक साथी हमारे हैं तो बोले कि नीतीश कुमार के शासन में अफसरशाही बढ़ी है। उनका एक सवाल है आपसे। सरफराज अकरम बांसवाड़ी से, राजद के छात्र। सरफराज साहब, अगर आपका भाई जीत के गया तो अफसरशाही तो छोड़िए, कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर आवाम की चलेगी। और आप बहुत पढ़ा लिखा नौजवान हैं, आपके पास अगर कोई अफसर अगर दादागिरी कर ले तो ये गलतफहमी है आपकी, आपको जवाब देना चाहिए। अरे आप तो नौजवान हैं। हमारे युवा संगठन के साथी हैं अबू इंतखाब दानिश साहब, हाँ। उन्होंने रिप्लाइंग टू सरफराज अकरम साहब को, अब पता नहीं कौन सा कमेंट में रिप्लाई दिया है कि माँ बाप अपने बच्चे को बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ी मेहनत से जवान करते हैं और शादी भी कराते हैं, तो फिर नई दुल्हन आने के बाद क्यों माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाते हैं? क्योंकि एक शायर, सीमांचल के शायर हैं आप राजनीति के साथ साथ माँ बाप की दुख दर्द को भी बयां करते हैं, तो ऐसे बेटों के लिए क्या हिदायत है? माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप को लेकर के चलना चाहिए। बादल विधायक के साथ रहे, फिर क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप उनसे अलग? हाँ। ये सरफराज जो है ना, ये है आरजेडी में, इनका मन है अभी मजलिस की तरफ ज्यादा। मेरा सन भाई है, मैं जानता हूँ ये सवाल करेगा ऐसा। और दूसरी बात ये है कि सरफराज काबिल लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। आरजेडी में शायद इस वक्त वो जिला लेवल पर किसी ओहदे पे है, किसी छात्र जिला अध्यक्ष हैं वो। छात्र जिला अध्यक्ष। अब अगर छात्र जिला अध्यक्ष बोले कि अफसरशाही बढ़ गया हो,
तो कलंक है तुम पर सरफराज, तुम्हें काबिल होना चाहिए, ऐसे अफसर के खिलाफ आवाज बुलंद करो और मुझे बताओ कि ये अफसर दादागिरी करता है, उसका फिर मैं ठिकाना लगाऊंगा बढ़िया से, ऊपर उसकी बात। अच्छा, फिर सरफराज साहब का एक सवाल है कि आपके पास युवाओं के क्या एजेंडा है सीमांचल के बदहाली को तुम जैसे बेरोजगार को रोजगार दिलाना, और क्या, सरफराज जैसे बेरोजगार को रोजगार दिलाना, है ना। मैं कहूँगा कि देखिए नौजवानों के लिए सरफराज भाई ये एजेंडा है कि बेरोजगारी जो है उसको रोजगार पे लाना, है ना, और बेहतरीन तरीके से सीमांचल के लिए काम करना, यहाँ जो बदहाली है इस पर आवाज बुलंद करना। मैं सोचता हूँ कि अगर आप भी राजनीति में आइएगा, आपको भी टिकट देगा, तो आप भी यही सोचेंगे। यहाँ से जो पलायन करके लोग, नौजवान लोग जो जाते हैं प्रदेश, उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई मतलब रोजमर्रा। अब एक साथी हैं हमारे एमआईएम के साथ, बहुत दिल से चाहने वाले हैं, दिलफेक आशिक हैं, वो कह रहे हैं कि तबरेज साहब को एमआईएम से आने के लिए बोलिए, पूरा इंडिया उनका साथ होगा। एमआईएम अख्तर साहब को बोलिए टिकट देगा हमको। अच्छा, अख्तर साहब टिकट देंगे रसूखदार लोगों को, समझे ना, पैसे वालों को। अख्तर साहब टोपी देख के सलाम करता है। मैं खुद को मानता हूँ कि अख्तर, तो आप मैं आपकी भी आप विद्रोह इसलिए कहा था कि मैं भारत से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पहले भी कहा हूँ अपने इंटरव्यू में, दो पार्टी से मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। आपका एक इंटरव्यू वालों ने आपको बहुत गालियों से नवाजा है, बहुत प्यार बरसाया है। मोहब्बत करते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं, भी अपना मोहब्बत अच्छा खासा दिखा रहा है। अरे मैं जब अवेसी को डिफेंस किया जी न्यूज में, तब भी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब भी उन लोगों ने मुझे गाली दी। मुझे शोहरत की कमी है, बताइए। अच्छा, तबरेज नेशनल चैनल पे जाकर के जब अवेसी को डिफेंस किया मैं कि अवेसी साहब समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा है, भी उन लोगों ने गाली देने का काम था। अब एक सवाल एक साथी पूछ रहे हैं, शायद इसके बारे में तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि तबरेज साहब आप एनआर, सही बात है क्या सब? जिस तरह मैं नहीं हूँ, मैं चला जाऊंगा तो दौलत शोहरत सब कुछ। अच्छा, ये आप नेता दिलशाद आलम नाम से हैं, उनका सवाल है कि मुसव्विर साहब को बदनाम करना गलत। मैंने नाम नहीं लिया मुसव्विर साहब की बुराई मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा, फिर मुसव्विर सवाल साहब की बुराई आवाम करेगी, जितने 5 साल जो खामोश रहे इसके बारे में मुसव्विर साहब को हमारे जवाब देना होगा। भाई साहब बैगना साहब, मेरे तरफ से आप सबको सलाम और दो मिसरे हो जाए, तो बीच सवाल जारी रहेगी। मैं सुनाऊंगा मामू आपको, बाद में सुनाऊंगा। नहीं तो सवाल फिर करें।